हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। माय नेम इज सिमरन सहगल। तो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर विलेज की स्टोरी के थ्रू हम इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। धीरे धीरे हम वन बाय वन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं पालमपुर विलेज की स्टोरी के थ्रू। सबसे पहले हमने पढ़ा कि किस तरीके से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, हमें अगर हम कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होते हैं। देन हम फार्मिंग के बारे में पढ़ रहे हैं कि फार्मिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, पालमपुर विलेज में किस तरीके से फार्मिंग होती है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि एक कंट्री में फार्मिंग एग्रीकल्चर का काम किस तरीके से किया जाता है। अब हमने पढ़ा था बच्चों लास्ट क्लास में कि पालमपुर विलेज के अंदर किसान जो है वो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स यूज करते हैं, लेकिन वहां पर फार्मर्स को फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड मिला हुआ है। इस वजह से फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे ज्यादा क्रॉप ग्रो करने के लिए उन्होंने क्या वेज यूज किए। वन इज मल्टीपल क्रॉपिंग, सेकंड इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए भी हमें प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन रिक्वायर्ड होता है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं, और ये हम क्यों यूज करने लगे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स? आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, जिसकी वजह से हम ट्रेडिशनल सीड्स और ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, ट्रेडिशनल वेज ऑफ फर्टिलाइजेशन को यूज करने की बजाय हम मॉडर्न मेथड या आर्टिफिशियल मेथड्स अब यूज करने लग गए हैं। अब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करने लग गए हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करने लग गए हैं। इससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी डाउन हो जाती है। इससे क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, ऑब्वियसली इससे जो हमें यील्ड मिलेगी वो तो ज्यादा मिलेगी, आउटपुट ज्यादा होगा, लेकिन इससे हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल जो है वो डिग्रेड होने लग जाती है। इससे हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। हमने लास्ट क्लास में सीखा था बच्चों। तो जल्दी से आप अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर ओपन कर लो। इसमें आपने फार्मिंग इन पालमपुर वाला पेज ओपन करना है बच्चों। हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बुक में से हर टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आपने साथ के साथ जैसे आप लेक्चर देखोगे, साथ के साथ आपने अंडरलाइन भी करनी है अपनी बुक में, ठीक है। और साथ ही आपने वीडियो को पॉज करके एक टॉपिक सुना, साथ ही आपने अपनी बुक से रिवाइज भी करना है उस टॉपिक को, ठीक है। और जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी वो आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है, ठीक है बच्चों। इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा टॉपिक। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स की, एंड देन आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करने लगे। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या आते हैं, जैसे कि HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इनका यूज करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स का यूज किया जाता है प्लोइंग के लिए, ठीक है। ये सभी चीजें हम यूज करते हैं। और साथ ही ट्यूबवेल्स यूज किए जाते हैं ज्यादा इरिगेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो बच्चों, हमने ये देखा था कि पालमपुर विलेज के अंदर फार्मिंग को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे मैक्सिमम प्रोडक्शन करने के लिए, फिक्स्ड लैंड पे मोर क्रॉप ग्रो करने के लिए दो चीजें यूज करते हैं। फर्स्ट इज मल्टीपल क्रॉपिंग एंड सेकंड इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। जो हमने इनके बारे में बात करी अभी, ये सभी क्या है? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। और ये दोनों चीजें किस लिए अडॉप्ट करते हैं, ये दोनों मेथड हम क्यों यूज करते हैं? ताकि फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड, जो पालमपुर विलेज के जो भी फार्मर्स हैं उनके पास फिक्स्ड लैंड है, उसी पे ही मैक्सिमम क्रॉप ग्रो करने के लिए वो दो मेथड यूज करते हैं। वन इज मल्टीपल क्रॉपिंग एंड सेकेंड इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए फर्टिलाइजेशन का वेल डेवलप्ड सिस्टम होना जरूरी है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या यूज करने लग गए, अब ट्यूबवेल्स का यूज करने लग गए।
दूसरी तरफ हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करने लगे ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा क्रॉप ग्रो हो सके, ज्यादा यील्ड हमें मिल सके सेम एरिया ऑफ लैंड से, ठीक है। मींस सेम लैंड एरिया से जहां पहले हमें कम प्रोडक्शन मिलती थी, अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करने से हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई, ठीक है। यानी कि हमने इनके एडवांटेजेस तो देख ली कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में ये अलग अलग चीजें यूज की जाती हैं और इनसे ये एडवांटेज होती है कि इससे हमारी क्रॉप जो है वो सेम एरिया ऑफ लैंड पे ज्यादा क्रॉप ग्रो हो पाती है, ज्यादा यील्ड मिल पाती है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि क्या इससे हमारा लैंड सस्टेन रहेगा, क्या इससे हमारे नेचुरल रिसोर्स मेंटेन रह पाएंगे। ये जो हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करते हैं ना बच्चों, इससे क्या होता है हमारे सभी नेचुरल रिसोर्सेज पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इससे क्या होता है, एक तो हमारा लैंड डिस्ट्रॉय होता है। कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इनका, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। देखो, एक तो इससे हमारा लैंड सस्टेन नहीं हो पाता, क्योंकि जिस लैंड पर हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करते हैं, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स डालते हैं, उस लैंड के अंदर जो भी सॉइल होती है, एक तो वो लैंड आगे यूज करने के लिए नहीं रहता, क्योंकि उस लैंड पे जो सॉइल है, उस सॉइल की फर्टिलिटी वो क्या हो जाती है, डिप्लीट होने लग जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लग जाती है। थर्ड इज कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड से क्या होता है, पानी ज्यादा चाहिए होता है। हमने बात करी थी कि ट्रेडिशनल फार्मिंग में हमें ज्यादा इरिगेशन की जरूरत नहीं होती थी। मींस अपने फील्ड्स को, अपने खेतों में पानी देने के लिए हमें कुएं से हम बाल्टी निकालते थे। हमने पढ़ा था ना, पर्सियन व्हील्स का यूज करके कुएं से पानी निकाला जाता है और वो फील्ड्स में डाला जाता है। यानी कि वहां पर वो पानी सफिशिएंट था पहले के टाइम पे इरिगेशन के लिए, मींस अपनी जो क्रॉप है उसे इरिगेट करने के लिए। लेकिन जब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करते हैं तो वहां पर हमें इरिगेशन की प्रॉपर सप्लाई होना जरूरी है। मींस इरिगेशन के लिए वाटर की प्लेंटी में, मतलब भरपूर मात्रा में पानी की जरूरत होती है, ठीक है, अपनी क्रॉप को इरिगेट करने के लिए। तो इसके वजह से हम ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं। ट्यूबवेल्स का यूज करने से क्या होता है, हमारा जो वाटर टेबल है वो डिक्लाइन हो जाता है, वाटर टेबल डिक्लाइन होने लग जाता है। तो यानी कि आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं कंट्री के अंदर जो स्कार्स रिसोर्स हैं, मींस जिनकी सप्लाई लिमिटेड है। लेकिन हम जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करते हैं तो जो लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ओवर यूज होने लग जाता है। ओवर यूज होने से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन होता है। आपने देखा लैंड खराब हो जाएगा, सोइल की फर्टिलिटी डिप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में एक केस पढ़ा था जिसमें हमने क्या सीखा था कि ये जो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ये पानी में जल्दी से घुल जाते हैं, इनके अंदर जो मिनरल्स हैं वाटर में जल्दी से डिसॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल में भी जल्दी समा जाते हैं। लेकिन सॉइल में ये ज्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं रहते, ये क्या होते हैं फिर सॉइल में जाके सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं सॉइल में से और सॉइल की फर्टिलिटी डाउन कर देते हैं, जिससे सॉइल हेल्थ डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी डिप्लीट हो जाती है, वो सॉइल आगे यूज करने के लायक नहीं बचती, वो जो सॉइल है वो एक तरह से बंजर हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि सॉइल की उपजाऊ क्षमता ही खत्म हो जाएगी, तो वो हम आगे यूज नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, टाइम टू टाइम डिप्लीट होते जा रहे हैं, ठीक है। ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं जिससे वाटर एक्सेस में पानी यूज होता है, पानी बहुत ज्यादा यूज होता है ट्यूबवेल्स का यूज करने से, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन रिक्वायर्ड है। ज्यादा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो हम ट्यूबवेल्स यूज करते हैं उससे हमारा जो वाटर टेबल है वो डिप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है किसका, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में सारा डिस्कस किया था, उसको हमने रिवाइज कर लिया बच्चों। अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक,
जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के फार्मर्स के बीच में, मतलब सभी फार्मर्स के बीच में लैंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम वो पढ़ते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही यही पढ़ते आ रहे हैं, जब से हम फार्मिंग पढ़ रहे हैं हम यही तो पढ़ रहे हैं कि लैंड फिक्स्ड है, लैंड पे फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे मैक्सिमम क्रॉप ग्रो करने के लिए हम क्या क्या करते हैं। फिर लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा कि विल द लैंड सस्टेन, कि क्या जो हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज कर रहे हैं उससे क्या हमारे लैंड सस्टेन रहेगा, कि हम लैंड को ओवर ईयर्स हम बनाए रख पाएंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें हम अब तक किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लैंड के बारे में। जब हमने ये पढ़ा कि लैंड फिक्स्ड है, तो अब हम ये देखते हैं कि वो फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड किस तरीके से फार्मर्स को मिलता है। ठीक है, मतलब लैंड जो है वो किस तरीके से फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है उन्हें एग्रीकल्चर करने के लिए। ठीक है, देखो बच्चों, हम वन बाय वन सभी अलग अलग टाइप के फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने यही टॉपिक पढ़ा था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, किसी भी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। हमने पढ़ा था लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये सभी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे। अब हमने लैंड के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमारा लैंड से रिलेटेड जितना भी टॉपिक होगा वो सारा कवर हो जाएगा। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे और फैक्टर्स के बारे में, जैसे कि लेबर कहाँ से आती है, ठीक है, कैपिटल जो उन्हें रिक्वायर्ड होती है वो कैपिटल कहाँ से आती है फार्मर्स के पास। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो पालमपुर विलेज है ना, वहां पर लोगों का मेन ऑक्यूपेशन ही फार्मिंग है। ठीक है, इसीलिए हम फार्मिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, फार्मिंग को हम प्रोडक्शन की फॉर्म में लेके चल रहे हैं, और उसके लिए जो जो फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके थ्रू हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वन बाय वन समझ रहे हैं। ठीक है, लैंड के बारे में पढ़ लिया, फिर लेबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैपिटल यानी कि जो फंड्स उन्हें रिक्वायर्ड होते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो लैंड के बारे में जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर विलेज के फार्मर्स के बीच में लैंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इंपॉर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। आपने अब तक लैंड के बारे में कितनी चीजें पढ़ी। अगर आपके पास लैंड ही नहीं होगा, लैंड मीन्स द एरिया वेयर एनी प्रोडक्शन टेक प्लेस, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, लैंड। लैंड इज द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। एरिया, यहां पर प्रोडक्शन किस फॉर्म में हो रही है, फार्मिंग की फॉर्म में, एग्रीकल्चर की फॉर्म में। वेयर, तो हम यहां ले सकते हैं कि एरिया वेयर एग्रीकल्चर टेक प्लेस, तो वो क्या होता है हमारे लिए लैंड है। जिस एरिया पर, जिस प्लेस पे हम अपनी फार्मिंग कर रहे हैं, अपनी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो वो एरिया हमारे लिए लैंड कहलाएगा। अब आप देख सकते हो, रियलाइज आपने कर लिया होगा कि लैंड जो है वो फार्मिंग के लिए कितनी ज्यादा जरूरी चीज है। अगर लैंड नहीं होगा मींस वो एरिया ही नहीं होगा जहां पर आपको एग्रीकल्चर करना है, तो कहां पर एग्रीकल्चर करोगे। ठीक है, तो फार्मिंग नहीं हो पाएगी ना। तो लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर एनी प्रोडक्शन। क्लियर। Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. लेकिन क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि जो जो लोग एग्रीकल्चर में एंगेज होते हैं उनके पास सफिशिएंट लैंड अवेलेबल हो कल्टीवेशन के लिए। कल्टीवेशन मीन्स जो हम खेती करते हैं उसके लिए। अब देखो, लैंड तो इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी फार्मर्स जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं उनके पास अपना लैंड हो। ठीक है, इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज। पहली बात कि हमने पालमपुर का जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने ये सीखा था कि पालमपुर विलेज के अंदर 450 फैमिलीज हैं। अब उन 450 फैमिलीज में से जो 1/3 हैं, अबाउट 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज, यानी कि 150 फैमिलीज लगा के चलो आप, वो क्या है, लैंडलेस हैं। देखो क्या कह सकते हैं कि जो पालमपुर विलेज है वहां पर मेन उनका सोर्स ही क्या है इनकम अर्न करने का, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है, लैंड। और आप देख सकते हो कि 450 फैमिलीज में से अबाउट 150 फैमिलीज ही ऐसी हैं जिनके पास अबाउट 1/3 ऑफ द फैमिलीज आर लैंडलेस। उसमें से 150 फैमिलीज ऐसी हैं जो लैंडलेस हैं, उनके पास लैंड ही नहीं है और उनका मेन इनकम का सोर्स भी एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट लैंड है और उनके पास लैंड ही नहीं है। ठीक है, देख पा रहे हो आप,
1/3 ऑफ 450 फैमिलीज यानी कि 150 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि लैंडलेस हैं, उनके पास लैंड ही नहीं है। उनमें से बहुत सारे लोग दलित्स हैं। हमने पढ़ा था ना कि 1/3 ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन कौन से लोग हैं? दलित हैं, हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो पालमपुर विलेज की पॉपुलेशन है उसके अंदर 450 फैमिलीज हैं, उसमें से 1/3 लोग दलित हैं, और उन दलित जितने भी लोग हैं उनके पास क्या है? एग्रीकल्चर के लिए लैंड अवेलेबल नहीं है। ठीक है। वन ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, अब जिनमें से मतलब जो रिमेनिंग फैमिलीज हैं उनमें से क्या है? जिनके पास लैंड है, 450 में से 150 के पास तो लैंड नहीं है। ठीक है, उसमें से रह गई 300 फैमिलीज जिनके पास लैंड है। ठीक है, उसमें से 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। जिनके पास लैंड है वो रह गई 300 फैमिलीज। 450 फैमिलीज थी, 150 के पास तो लैंड ही नहीं है, 300 फैमिलीज रिमेनिंग है। उन 300 फैमिलीज जिनके पास लैंड है अपना, उसमें से भी 240 फैमिलीज कल्टीवेट कर रही हैं स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक है, 240 फैमिलीज उसमें से ऐसी हैं जिनके पास लैंड का बहुत ही स्मॉल एरिया अवेलेबल है। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स कांट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर्स फैमिली, यानी कि जिनके पास अपने लैंड्स हैं उनको भी बहुत स्मॉल एरिया मिला हुआ है, और उस स्मॉल एरिया पे, उस स्मॉल प्लॉट पे कल्टीवेशन करने से उनको कोई ज्यादा इनकम अर्न नहीं हो पाती। ठीक है, आप समझ पा रहे हो? डाटा समझ में आ रहा है? 450 फैमिलीज हैं, उसमें से 150 फैमिलीज के पास तो लैंड है ही नहीं। मेन ऑक्यूपेशन जो है उनका वो एग्रीकल्चर ही है, उसके लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या है? लैंड, और वो लैंड ही नहीं है उनके पास। अब बात आती है रिमेनिंग 300 फैमिलीज। जो रिमेनिंग 300 फैमिलीज हैं उसमें से भी 240 फैमिलीज ऐसी हैं, 300 फैमिलीज के पास तो लैंड है ना अपना, उसमें से भी 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास बिल्कुल स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, और उस स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे जो भी वो कल्टीवेशन करते हैं उससे उन्हें कोई ज्यादा इनकम अर्न नहीं हो पाती। ठीक है, आप देखो किस तरीके से पालमपुर विलेज के फार्मर्स के बीच में लैंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको हम देखते हैं। देखो इस पिक्चर से आपको समझ में आएगा। ये जो बाउंड्रीज बनी हुई हैं, ये देखो, आप देख पा रहे हो बच्चों इस पिक्चर के थ्रू कि कितने स्मॉल स्मॉल एरियाज अवेलेबल हैं फार्मर्स के पास। पालमपुर विलेज के फार्मर्स के पास कितने स्मॉल स्मॉल एरिया हैं कल्टीवेशन के लिए, और इतने स्मॉल एरिया पे जब वो कल्टीवेशन करते हैं तो उन्हें कोई प्रॉपर इनकम तो अर्न नहीं हो पाती ना, वो बहुत ही कम इनकम अर्न कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ अपने लाइवलीहुड, मतलब उनका लाइवलीहुड भी प्रॉपरली नहीं चल पाता इतने कम प्लॉट ऑफ लैंड पे कल्टीवेशन करके। देखो जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं उनके पास क्या है? बड़े बड़े लैंड एरिया हैं जहां पर वो एग्रीकल्चर करते हैं, लेकिन देखो हमने बात करी ना कि 450 फैमिलीज थी, उसमें से 150 के पास कोई लैंड नहीं है। जो 300 फैमिलीज हैं उनके पास, उन 300 फैमिलीज में से भी 240 ऐसी हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, और जो रिमेनिंग 60 फैमिलीज हैं उनके पास लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड है। अब ये जो लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड है ना, ये यही 60 फैमिलीज हैं। ये जो लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड यहाँ पर आप शो कर रहे हो और स्मॉल प्लॉट भी शो कर रहे हो। स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड किन्होंने ओन कर रखे हैं? ये जो 240 फैमिलीज हैं उनके पास ये स्मॉल स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है जिससे उन्हें कोई ज्यादा इनकम अर्न नहीं होती। और ये जो रिमेनिंग बड़े बड़े प्लॉट्स आप देख पा रहे हो ये किनके पास हैं? वो जो रिमेनिंग 60 फैमिलीज हैं उनके पास क्या है? ये बड़े बड़े लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड है। ठीक है, जिसपे वो इनफ कल्टीवेशन करके इनफ इनकम अर्न कर पाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा बच्चों कितने स्मॉल स्मॉल बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिन्हें बिल्कुल स्मॉल एरिया ऑफ लैंड गिवन है। ठीक है, जिससे वो अपना लाइवलीहुड भी अर्न नहीं कर पाते। ठीक है, अब आपने देखा ना कि पालमपुर विलेज के अंदर जो कल्टीवेटेड लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना अनइक्वल है। देख पा रहे हो ना आप इस पिक्चर से? अब आपको समझ आ गई होगी। एक ये केस पढ़ते हैं बच्चों। इस केस में हमें क्या गिवन है, क्या इंफॉर्मेशन इससे हमें मिलेगी? देखो 1960 में
गोविंद एक फार्मर है विथ 2.25 हेक्टेयर्स ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड। गोविंद एक फार्मर है जिसके पास 2.25 हेक्टेयर का अनइरिगेटेड लैंड है। ठीक है, अनइरिगेटेड मींस वो लैंड जहां पर उसके पास इरिगेशन की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उस लैंड को इरिगेट करने के लिए, यानी कि उस एरिया की सिंचाई करने के लिए उसके पास जो प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है वो नहीं है। ठीक है, पानी की अवेलेबिलिटी उसके पास नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अनइरिगेटेड मींस नो फैसिलिटी अवेलेबल फॉर इरिगेशन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स, अपने 3 बेटों की हेल्प से गोविंद ने क्या किया, कल्टीवेट किया लैंड को, यानी कि लैंड के ऊपर खेती करी अपने 3 बेटों की हेल्प से। भले ही दे डिड नॉट लिव वेरी कंफर्टेबली, भले ही उनके पास बहुत अच्छे तरीके से वो नहीं रहते, यानी कि जो उनका रहन सहन है वो इतना ज्यादा हाई लेवल का नहीं है, भले ही कि वो कंफर्टेबली नहीं रहते, फिर भी द फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बफेलो दैट द फैमिली पोजेस्ड। लेकिन उन्होंने क्या किया, भले ही उनके पास रहने के लिए अच्छा रहन सहन नहीं है उनका, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि अपने आप को किस तरीके से अपना लाइवलीहुड अर्न किया, लिटिल बिट विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बफेलो दैट द फैमिली पोजेस्ड। जो बफेलो उनके पास है उससे उन्होंने इनकम अर्न करी। जो बफेलो उनके पास है, द बफेलो द फैमिली पोजेस्ड, उस बफेलो से उन्होंने एक्स्ट्रा इनकम अर्न करके अपना लाइवलीहुड अर्न किया। ठीक है, सम ईयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ दिस लैंड वाज डिवाइडेड अमंग हिज 3 सन्स। लैंड जो था उसकी डेथ के बाद उसके तीनों बेटों में डिवाइड हो गया। अब 2.25 हेक्टेयर को 2.25 हेक्टेयर के लैंड को जब हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो कितना आया, 0.75 एंड 0.75 हेक्टेयर ईच। ठीक है, तो हर सन को उसके तीनों बेटों में से तीनों को कितना कितना हेक्टेयर लैंड मिला, 0.75। ठीक है, ईच वन नाउ हैज अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज ओनली 0.75 हेक्टेयर इन साइज। ठीक है, even with the improved irrigation and modern farming methods, अब उन्होंने क्या किया, improved irrigation का यूज किया, यानी कि इरिगेशन के लिए, क्योंकि वो लैंड जो था वो अनइरिगेटेड था, वहां पर इरिगेशन नहीं थी, इरिगेशन का वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं था उस लैंड के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, अब इम्प्रूव्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन यूज किया, मींस ट्यूबवेल्स का यूज किया गया, एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी यूज किए। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का मतलब जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज किया, पेस्टिसाइड्स का यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए। ठीक है, गोविंद सन्स आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड। भले ही उन्होंने अपने लैंड पे मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज किए, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन यूज किए, लेकिन फिर भी वो उस लैंड से जो भी उन्हें अर्निंग होती थी ना, उससे वो अपना लाइवलीहुड अर्न नहीं कर पा रहे थे। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर। इससे क्या आपको समझ में आया कि इतना स्मॉल एरिया ऑफ लैंड हर पर्सन को मिला, जिसपे उन्होंने भले ही मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी यूज कर लिए, लेकिन फिर भी इतनी इनकम अर्न नहीं कर पाए कि वो अपना लाइवलीहुड अच्छे से अर्न कर सके। ठीक है, यानी कि इतनी इनकम भी वो अर्न नहीं कर पाते कि वो अपना लाइवलीहुड चला सकें अच्छे से, क्योंकि उनके पास बहुत ही स्मॉल एरिया ऑफ लैंड है। अब अगर किसी फार्मर के पास बिल्कुल ही स्मॉल एरिया ऑफ लैंड है, देखो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, अगर इतना एरिया ऑफ लैंड है किसी फार्मर के पास, ठीक है, अगर इसके ऊपर हम भले ही मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी यूज कर लें तो भी हम इतनी इनकम अर्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लैंड एरिया तो फिक्स्ड है ना। लैंड एरिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो अनइक्वल है। इतना स्मॉल एरिया ऑफ लैंड है, उस पे आप मॉडर्न मेथड्स भी यूज कर लोगे तो भी आपको कोई प्रॉपर इनकम अर्न नहीं कर पाओगे। तो यही चीज इस एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन की गई है कि उसके बेटों को इतना स्मॉल एरिया मिला, जब वो 3 में डिवाइड हो गया तो उतने स्मॉल से एरिया में
भले ही उन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज किए, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन यूज किए, लेकिन फिर भी उन्हें कोई ज्यादा प्रोडक्शन नहीं मिली, ज्यादा यील्ड नहीं हुई। मतलब ज्यादा यील्ड हो भी गई होगी, लेकिन लैंड का एरिया तो फिक्स्ड है ना, उतने से एरिया पे ही उन्होंने जितनी भी क्रॉप ग्रो करनी है उतने से एरिया पे ही ग्रो होगी, जिससे वो अपना लाइवलीहुड भी अर्न नहीं कर पाए। उन्हें कोई अदर वर्क को देखना पड़ा अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। ठीक है, अब आपने क्या देखा उस पिक्चर में, आपने क्या देखा और क्या सीखा? ये पिक्चर जो आपने देखी उससे आपको क्या पता चला? द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। पिक्चर में आपको क्या दिखा बच्चों? कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स, बहुत सारे स्मॉल प्लॉट्स हैं जो कि पूरे विलेज में फैले हुए हैं। पूरे विलेज के अंदर जितना भी लैंड एरिया है उसमें लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स वो डिवाइडेड हैं सभी फार्मर्स के अंदर। दीज आर कल्टिवेटेड बाय स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, जो स्मॉल प्लॉट्स आपने देखे ना, देखो बच्चों इस पिक्चर के अंदर जो स्मॉल प्लॉट्स आपने देखे, ये स्मॉल प्लॉट्स जो हैं ये किनके द्वारा कल्टीवेट किए जाते हैं? यानी कि इनके ऊपर जो खेती की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? स्मॉल फार्मर्स के द्वारा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। आपने देखा कि बहुत सारा एरिया ऐसा है जिसमें बड़े बड़े प्लॉट्स भी बने हुए हैं। देखो बहुत सारा एरिया इन बड़े बड़े प्लॉट्स के द्वारा भी कवर्ड है। इन प्लॉट्स पे कौन कल्टीवेशन करता है बच्चों? लार्ज फार्मर्स। जो स्मॉल प्लॉट्स हैं उन पे स्मॉल फार्मर्स कल्टीवेशन करते हैं, और जो बड़े बड़े प्लॉट्स हैं उन पे लार्ज फार्मर्स कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, मोर देन हाफ द एरिया ऑफ विलेज, विलेज का जो एरिया है उसका मोर देन हाफ पार्ट बड़े बड़े प्लॉट्स के द्वारा कवर्ड है। ठीक है, इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। देखो हमने कैलकुलेट किया था बच्चों कि जो लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड है 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिन्हें स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड गिवन है। ठीक है, और जो रिमेनिंग 60 फैमिलीज है ना उन्हें लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड दिए गए हैं। देखो पालमपुर में देर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। 60 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि मीडियम और लार्ज फार्मर्स की हैं, जो कि मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे कल्टीवेशन करती हैं। मतलब उन्हें लार्ज एरिया मिला हुआ है कल्टीवेशन करने के लिए। ठीक है, जो रिमेनिंग 300 फैमिलीज थी जिनके पास अपना लैंड है उसमें से 240 फैमिलीज के पास तो बिल्कुल स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, और जो रिमेनिंग 60 फैमिलीज हैं वो कौन है? मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, जो कि मोर देन 2 हेक्टेयर के लैंड पे, मींस इतने बड़े बड़े लैंड पे कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पालमपुर विलेज के अंदर कल्टीवेटेड एरिया का, मींस एग्रीकल्चर के लिए जो भी लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो कितना अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर और मोर। बहुत सारे तो ऐसे लार्ज फार्मर्स हैं, देखो लार्ज फार्मर्स का जो हमने देखा कि 60 फैमिलीज हैं जो कि लार्ज फार्मर्स की आती हैं, उन सभी 60 फैमिलीज में से कुछ के पास तो मोर देन 2 हेक्टेयर का एरिया है जिसपे वो कल्टीवेशन करते हैं, और कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास मोर देन 10 हेक्टेयर का भी एरिया है जिसपे वो कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, तो जो लार्ज फार्मर है उनके पास तो बहुत बड़े बड़े एरियाज हैं। ठीक है, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास इतने स्मॉल एरिया हैं कि अगर वो उस पर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी यूज कर लें तो भी वो अपना लाइवलीहुड अर्न नहीं कर पाते। ठीक है, अब इस पिक्चर को हम बाद में डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो पहले हम यही देख लेते हैं, पहले हम इस पिक्चर को डिस्कस करते हैं, देन उस पिक्चर पे आएंगे। ये देखो ये पिक्चर आप देख रहे हो, यही पिक्चर अभी हमने डिस्कस करी। इन द पिक्चर 1.5, ये 1.5 जो नंबर है ये इस पिक्चर का है जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एरिया इन वेरियस फार्मर्स ऑफ पालमपुर विलेज, ये आपको इंडिकेट किया गया है। कैन यू शेड द लैंड कल्टिवेटेड बाय स्मॉल फार्मर्स? स्मॉल फार्मर्स के द्वारा जो लैंड कल्टीवेट किया जाएगा वो क्या है आप बता सकते हो? ऑब्वियसली ये जो स्मॉल फार्मर्स के द्वारा कल्टीवेट किया जाएगा जो लैंड एरिया
वो ये हम देख पा रहे हैं, ये जो छोटे छोटे एरियाज हैं, छोटे छोटे स्मॉल प्लॉट्स हैं, ठीक है, ये स्मॉल प्लॉट्स जो हैं वो स्मॉल फार्मर्स के द्वारा कल्टीवेट किए जाएंगे, ठीक है, ये तो आप देख पा रहे हो, क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाई डू सो मेनी फैमिलीज ऑफ फार्मर्स कल्टीवेट सच स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। अब आप ये बताओ कि इतने स्मॉल एरिया पे जो बहुत सारी फैमिलीज हैं, हमने देखा था कि 450 फैमिलीज में से 150 के पास तो लैंड नहीं है, जो रिमेनिंग 300 फैमिलीज हैं उसमें से 240 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे कल्टीवेशन करती हैं। अब ऐसा क्यों, वो 240 फैमिलीज इतने स्मॉल एरिया पे कल्टीवेशन क्यों करती हैं? क्योंकि देखो हमने पढ़ा था कि जो 75% ऑफ पॉपुलेशन जो है ना, मतलब जो वर्किंग पॉपुलेशन है पालमपुर विलेज की, उसमें से 75% पॉपुलेशन जो है वो फार्मिंग पे डिपेंड है अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, यानी कि उनका मेन ऑक्यूपेशन जो है वो फार्मिंग है, ठीक है। तो फार्मिंग उनका मेन ऑक्यूपेशन है, लेकिन लैंड एरिया कम है, इसीलिए वो कम लैंड एरिया पे कल्टीवेशन करने के लिए ही रेडी हो जाते हैं। देखो इसका हम सॉल्यूशन भी पढ़ते हैं। लैंड इन पालमपुर इज फिक्स्ड, लैंड एरिया तो फिक्स्ड है, और 75% ऑफ द पीपल जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें से 75% पीपल फार्मिंग पे डिपेंड हैं अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, ठीक है। सिंस द लैंड इज फिक्स्ड एंड मैक्सिमम पीपल आर डिपेंडेंट ऑन लैंड, क्योंकि लैंड एरिया फिक्स्ड है, उसमें एक्सपेंशन का कोई स्कोप नहीं है, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, ठीक है। लैंड एरिया फिक्स्ड है और 75% पॉपुलेशन उस फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे डिपेंड करती है इनकम अर्न करने के लिए, तो इसी वजह से वो लैंड एरिया जो फिक्स्ड लैंड एरिया है वो स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स में डिवाइड करके सभी फार्मर्स को अलॉट किया गया है, ठीक है। सिंस द लैंड इज फिक्स्ड एंड मैक्सिमम पीपल डिपेंडेंट ऑन लैंड, दे आर फोर्स्ड टू कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, ठीक है, क्योंकि लैंड एरिया हमारा फिक्स्ड है और बहुत सारे लोग हैं जो उस लैंड एरिया पे फार्मिंग करना चाहते हैं, तो इसी वजह से क्या किया गया है, जो फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड है वो स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स में डिवाइड करके सभी फार्मर्स को दिया गया है। वो फोर्स्ड हैं, वो मतलब मजबूर हैं स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे कल्टीवेशन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया and the amount of land they cultivate is given in the following graph. ग्राफ 1.1 देखते हैं बच्चों, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड एरिया अमंग फार्मर्स, जो कल्टीवेटेड एरिया है और फार्मर्स हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। देखो इस डायग्राम से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कितने फार्मर्स हैं, कितने फार्मर्स लार्ज हैं, कितने स्मॉल हैं, लार्ज फार्मर के द्वारा कितना एरिया कवर किया गया है कल्टीवेशन के लिए, और स्मॉल फार्मर्स को कल्टीवेटेड एरिया कितना दिया गया है। देखो ये जो आपका डार्क कलर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल फार्मर, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो आपका लाइट कलर होगा इस ग्राफ के अंदर वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स को, जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर का लैंड एरिया है, और स्मॉल फार्मर्स जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर का एरिया है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। देखो बच्चों नंबर ऑफ फार्मर्स आप देख पा रहे हो, जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो हैं 85%, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं लाइट, देखो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं लाइट कलर वाले जो है वो लार्ज फार्मर्स हैं, और स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो हैं आपका डार्क कलर, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स आपके हैं कम, और स्मॉल फार्मर्स के देखो ये अपोजिट है बच्चों, यहां पर ये जो डार्क वाला है ये आपका होगा लार्ज फार्मर्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ फार्मर्स है ना, ये आपके डार्क वाला है लार्ज फार्मर्स का एरिया, मींस ये जो एरिया है डार्क वाला पोर्शन ये आपको लार्ज फार्मर्स का जो नंबर ऑफ लार्ज फार्मर्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो लाइट कलर है वो आपको स्मॉल फार्मर्स रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। देखो लार्ज फार्मर्स जो डार्क वाला एरिया है वो लार्ज फार्मर्स का है, आपने इसको नहीं देखना, डार्क वाला एरिया लार्ज फार्मर्स का है। देखो लार्ज फार्मर्स कितने हैं, कम, पूरी पॉपुलेशन में से 15% फार्मर्स जो हैं वो लार्ज फार्मर्स हैं, लेकिन उनके द्वारा
कितना एरिया कवर किया जाता है, कल्टीवेटेड एरिया उन्हें कितना मिला हुआ है, 55.4%। पूरी पॉपुलेशन का ओनली 15% है जो कि लार्ज फार्मर्स है। जैसे हमने देखा था कि 240 फैमिलीज, 300 में से 240 फैमिलीज तो स्मॉल फार्मर्स की हैं और 150 फैमिलीज 240 और रिमेनिंग हो गई 60 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि लार्ज फार्मर्स की है। तो यानी कि आप वैसे भी परसेंटेज में भी देख सकते हो कि 100 में से 15% फैमिलीज हैं जो कि लार्ज फार्मर्स हैं। ठीक है, इतना कम पोर्शन है लार्ज फार्मर्स का, लेकिन उन्हें कल्टीवेटेड एरिया कितना गिवन है, बहुत ज्यादा, 55.4%। ठीक है, 55% एरिया उनके पास है। लेकिन स्मॉल फार्मर्स कितने, 85%। पूरी पॉपुलेशन में से आप ये सपोज करो कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें से 85% पॉपुलेशन स्मॉल फार्मर्स की है और उन्हें कल्टीवेशन के लिए कितना एरिया गिवन है, ओनली 44.6%। क्योंकि बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स हैं और लैंड एरिया मिनिमम है जो उन्हें दिया गया है कल्टीवेशन के लिए, यानी कि फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स ज्यादा हैं, कल्टीवेशन के लिए एरिया कम है। इसी वजह से वो जो स्मॉल एरिया है वो इतने सारे फार्मर्स में डिवाइडेड है, इसलिए हर फार्मर को स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड गिवन है। ठीक है, लेकिन जो लार्ज फार्मर है उनका नंबर ऑफ फार्मर्स तो कम है, मींस टोटल पॉपुलेशन का ओनली 15% है लार्ज फार्मर, लेकिन उनके पास जो कल्टीवेशन के लिए एरिया है वो इतना ज्यादा है, जिसकी वजह से हर लार्ज फार्मर को बड़ा बड़ा एरिया गिवन है कल्टीवेशन के पर्पज से। ठीक है, आप इस डायग्राम से समझ पा रहे हो बच्चों, ये पिक्चर आपको पूरी तरीके से क्लियर कर रही है कि स्मॉल फार्मर्स जो है वो ज्यादा हैं, उनके पास कल्टीवेशन का एरिया कम है। जो लार्ज फार्मर है वो कम है, उनके पास कल्टीवेशन का एरिया ज्यादा है। यानी कि ये पिक्चर क्या क्लियर कर रही है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एरिया अमंग फार्मर्स। फार्मर्स के बीच में जो लैंड एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप इस पिक्चर से ही क्लियर कर पा रहे हो कि वो डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। ठीक है, तो बच्चों आज आपको समझ आया कि हमने ये सीखा कि लैंड एरिया, पालमपुर विलेज के अंदर जो लैंड एरिया है वो किस तरीके से फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लार्ज फार्मर्स को भले ही वो कम है लेकिन फिर भी उन्हें ज्यादा एरिया गिवन है कल्टीवेशन के लिए, लेकिन स्मॉल फार्मर्स वो ज्यादा हैं लेकिन कल्टीवेशन के लिए उन्हें एरिया कम गिवन है, इसीलिए वो कम एरिया इतने सारे फार्मर्स में डिवाइड होने की वजह से हर फार्मर को स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड गिवन होता है कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आपने अपनी एनसीईआरटी बुक से इस टॉपिक को रिवाइज जरूर करना है, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपने नोट डाउन करने हैं। ठीक है बच्चों, इसको रिवाइज करना है आपने। अब तक का जितना चैप्टर हमने कवर किया, लैंड से रिलेटेड जितना पोर्शन किया, फार्मिंग का जो पोर्शन किया, वो आपने सारा का सारा रिवाइज करना है। ठीक है, और जो एक्टिविटीज आपको मैं देती हूँ वो आपने साथ के साथ करनी भी होती हैं। ठीक है, ताकि आपको टॉपिक ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।